अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप लोग यूएस का वीज़ा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, अब चाहते हैं कि भाई यूएस मूव हो, लेकिन यहाँ पे भरमार है फेक एजेंट्स की। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अली हैदर। अली अस्सलाम वालेकुम। भांजा भी है मेरा और यूएस सिटीज़न भी है। ठीक है, ये सिटीज़न है यूएस के, और ये बताएंगे आपको। इनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से अमेरिका बंदा सेटल हो सकता है, वहाँ पर ये बिज़नेस भी करते हैं आप अपने, और क्या ऑप्शंस होते हैं यूएस जाने के, किस तरीके से आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको यूएस का वीज़ा मिले। ऐसा ही है अली भाई? बिल्कुल ऐसा है। अली तो भाई, आप ज़रा अपने बारे में बताएं। मैं अली हैदर, मैं यूएस में सेटल्ड हूँ। मुझे 8 साल हो गए हैं वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूएस सिटीजन हूँ। सिटीज़न है, मेरा पासपोर्ट मिल गया है आपको? पासपोर्ट मेरा मुझे मिल गया है। तकरीबन 6-7 महीने मुझे हुए हैं। 6-7 महीने हुए? जी। तो यूएस बड़ी में करते क्या है आप? मेरा गैस स्टेशन है, वहाँ पे मेरे बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं? ऑनलाइन बिजनेस भी है। ई कॉमर्स का काम तो आपको पता है, आजकल का दौर है, उसके साथ चलना पड़ता है। सही तो बात ई कॉमर्स भी है, और फिर वहाँ पे मेरे अपने गैस स्टेशन भी हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जर्नी है जो साथ लेके चले हैं आज तक। वैसे बेसिकली आप इंजीनियर हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बिल्कुल। सिविल पर यह है इंजीनियरिंग कि की है, जैसे लेकिन मेरी यहाँ पे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो वहाँ पे जाके मैं उसको परसू नहीं कर पाया, क्योंकि आप सही। जब बिजनेस में चले जाते हैं तो फिर ठीक है। वो है। पर जी हाँ, मैं सही बात है, मतलब बिजनेस से ज़्यादा बढ़ के तो कुछ भी कुछ नहीं भी है। नहीं है। प्रोफेशनली तो मैं सिविल इंजीनियर ही हूँ, पर यह है कि आगे जाके इसको फिर भी हमें कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना मास्टर्स है, वगैरह मतलब करना है। जी हो हाँ, सकता है आप आगे जाके कंस्ट्रक्शन की फील्ड में भी आ बिल्कुल जाए। बिल्कुल ऐसे है कि ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बहुत रियल ज़्यादा। एस्टेट का काम भी साथ साथ जो है मैंने वहाँ पे कुछ हल्का फुल्का स्टार्ट किया है। ठीक है, उसमें ज़्यादा बूम है ना, उसमें बूम है, पैसा बहुत बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो अभी हम अली भाई से पूछते हैं कि भाई ऑप्शन क्या है, कैसे जाए बंदा। वैसे तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सी वीडियोस मिलेंगी यूएस से रिलेटेड, लेकिन आज 2024 में क्या ऑप्शंस है अली, किस तरीके से बंदा यूएस जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है यूएस जाने अंजलि का? भाई, यहाँ पे तो देखें, जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो तो है आपका विजिट वीजा। विजिट पर वीज़ा। यहाँ पे विजिट वीजा को लोगों ने इतना कोई कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इतने फेक एजेंट्स आ गए हैं सही मार्केट में। बात है। वो सिर्फ आपको ये एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देंगे कि यूएस जाना आपका इम्पॉसिबल है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सच बोलना है। आपने जो आपकी चीजें हैं, जिस मकसद से आप जा रहे हैं, आप वो मकसद लिखें, और वो लोग बैठे हैं वहाँ पे आपको वेलकम करने के लिए। पर आपको सिर्फ जो है वो अपना जो एक रास्ता है वो अपना सही पकड़ना है। आपने ये फेक एजेंट है, मतलब लोगों के जहन में ऐसा है कि इम्पॉसिबल है जाना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने जब वीज़ा अप्लाई किया था तो मैंने बिल्कुल इंडिविजुअली अपना वीज़ा अप्लाई किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया। और मैं एक स्टूडेंट था उस वक्त, मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था, कोई इस तरह नहीं था कि कोई मैं यहाँ पे कोई मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। तो उसके बावजूद भी मेरा वीज़ा लगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हुआ सिटीजन हूँ। सिटीजन है वहाँ जी पे। हाँ। ठीक है, तो भाई आप अगर यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसा कि एक एक एजेंट है, कोई बोलता है डन बेस पे दुबई में बैठे हैं बहुत सारे। हालांकि मैंने बहुत सारे लोगों के वीज़ा जो है ना प्रोसेस करवाएं, यूएस के, यूरोप के। मेरे अपने क्लाइंट्स हैं यार, जिनको चूना लगाया हुआ है एजेंटों ने, चूना लगा के उनके केस ख़राब किए हुए हैं। मतलब कोई बोलता है इनविटेशन मंगवा लो, ये मंगवा लो, वो मंगवा लो, फिर इनविटेशन उनके साथ मैच नहीं कर रहा होता। यूएस का वीज़ा आपको 100% मिलता है आपकी सच्चाई के ऊपर। बिल्कुल आप अगर सच्चाई के साथ अप्लाई करोगे तो आपको जो ना वीज़ा ज़रूर मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिनका आपको ख्याल रखना होता है। अभी अली भाई से पूछते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या होती है यार विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए? आपकी विजिट वीजा, उन सबसे पहली चीज जो उन्होंने देखनी है ना, वो आपके देखने कि आपके अपने मुल्क के साथ टाइज कितने स्ट्रांग है। सही। क्योंकि अगर आप वीजा अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका अपना बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो वो यही बोलेंगे कि यार आप तो वहां से स्लिप होने जा रहे हो। स्लिप होने जा तो रिक्वायरमेंट्स यही हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करते हुए, आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हो, आपके पास चीजें अपने नाम पे हो, आपके पास एक जॉब हो, अगर जॉब नहीं है तो एक बिजनेस हो जो आपके अपने नाम पे हो। सही। हम ये ऐसा चलता हुआ आ रहा है पाकिस्तान में कि सारी चीज़ें अब्बू के नाम पे हैं, सारी चीज़ें बड़े भाई के नाम पे हैं, वो मामू ही आपको चला रहे हैं, चाचे ही आपको चला रहे हैं। तो इस वजह से जो ऐसा ये होता है कि आप इंडिविजुअली, क्योंकि वहाँ पे ये है कि ये रिलेटिव्स वगैरह आपके काम नहीं आते, आप इंडिविजुअली आप खुद क्या हैं ये देखते हैं। सही। तो आप अपनी टाइज जो है अपने मुल्क के साथ स्ट्रांग रखें। आप यहाँ पे आपके नाम पे बिजनेस अकाउंट्स हों, आपके नाम पे क्रेडिट कार्ड्स हों, तो वो ये सिर्फ देखते हैं कि आप टैक्स पेयर हो। सही। सबसे बड़ी बात यह है आप टैक्स पेयर हो। ये चीज़ें बहुत लोग मिस कर जाते हैं। हम टैक्स यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास तो ये है कि भाई टैक्स पे करो ना करो कोई मसला नहीं है, पर यूएस वाले आपकी सबसे ज़्यादा ये चीज़ नोट करते हैं कि आप अपने मुल्क के साथ सच्चे हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं और स्लिप भी हो रहे हैं, तो ये देखना चाहते हैं कि आप शुरू से जो है अपना एक साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं या नहीं।
सही बात है। तो अच्छा, ये चीज़ें होता ये है कि भाई पाकिस्तान में लोगों के बैंक के अंदर 2-2 3-3 करोड़ रुपए पड़े हैं। जब उनका टैक्स रिटर्न्स चेक की जाती है ना, कि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं वीज़ा के हवाले से, तो भाई साल की इनकम शो कर रहे होते हैं 4 लाख, 4 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता, ठीक है। तो वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि भाई ये तो ब्लैक मनी है उस बंदे के पास, क्योंकि उसने प्रॉपरली उसको मेंटेन नहीं किया, उसका एफबीआर में रिकॉर्ड नहीं है पैसे का, आप किसी के पैसे उठा के डाल देते हो, इनकम आप 4 लाख शो कर रहे हो, महीने में आप 40 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आपने 2-3 करोड़ रुपए रख दिए तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके पीछे ये होता है कि अगर आपके अकाउंट में 2-3 करोड़ है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो उसके ऊपर टैक्स पे किया हुआ होना चाहिए, तभी आपका वो पैसा वैल्यू करता है। ऐसा ही है अली? बिल्कुल, उन्होंने आपका प्रॉपर चैनल देखना है, उन्होंने ये देखना है कि आपका पैसा कहाँ से आया है और साइकिल कहाँ जा रहा देखनी है। होती है उन्होंने उसको। पूरी साइकिल देखनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं किसी के अकाउंट में 2 करोड़ रख दूं और वो बोले कि यार मेरा वीज़ा लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल। और दूसरा एक ये है कि जो एजेंट्स जो है हमारे दिमाग में ये डाल देंगे कि भाई आपका वहाँ पे अगर यूएस सिटीजन है तो आप स्पॉन्सर लेटर भेज दें और आपका वीज़ा लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे अपने बहुत रिलेटिव्स हैं, बहुत दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि यार अब तो तुम सिटीजन हो गए हो, लेटर भेज दो हमारा वीज़ा लग जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लेटर जो है आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, पर ये आपकी वीज़ा का जो डिसीजन है उसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उस वीज़ा का जो डिसीजन है वो आपकी अपनी एबिलिटी है, आपके आपका अपने कॉन्फिडेंस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, बिल्कुल आपकी फाइल जितनी स्ट्रांग है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। बिल्कुल उस पर डिपेंड इसके कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। अब एजेंट लोग यही जो लेटर होता है, स्पॉन्सर लेटर हो गया या इनविटेशन लेटर, इसके पैसे चार्ज करते हैं, उसके हजारों रुपए, लाखों रुपए चार्ज करते हैं, हजारों नहीं लाखों। और ऐसी कंपनियों के आपको लेटर मंगवा के देते हैं बिजनेस की बेस पे। आपका बिजनेस यहाँ पे गाड़ियों का है, मेरा एक क्लाइंट है उसका गाड़ियों का बिजनेस है, ठीक है, ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। उसको एक एजेंट ने यूरोप से एक इनविटेशन लेटर मंगवा के दिया। वहाँ पे कोई मशीन थी जिसका ताल्लुक ऑटो इंडस्ट्री से था ही नहीं। अब बोला कि भाई ये है, इस इनविटेशन की बेस पे हम आपका वीज़ा लगाएंगे। उसका वीज़ा हो गया रिफ्यूज़, क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो समझता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल ये, और वो समझ जाते हैं, उनको आपकी हर चीज़ का पता है। सही बात है। आपका नादरा का रिकॉर्ड यहाँ से कनेक्टेड है, आपका एफबीआर का रिकॉर्ड कनेक्टेड है। आप जब वीजा अप्लाई करने जाते हैं तो उनके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं पहले से ही। तो आप अगर आप ये तो बोलते हैं कि आप ज्यादा अक्लमंद हैं, ज्यादा स्लिक हैं और आप जो है सिस्टम को चीट कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लोग हमारे पास ऐसा ही है कि वो ना टैक्स पे करेंगे ना कुछ करेंगे और वहां पे जाके ये बोलते हैं कि हम तो टैक्स पे रहे हैं, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। क्योंकि यहाँ पे फ्रॉडरी बहुत है, हम अपने हाथ से डॉक्यूमेंट्स बहुत बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसी लोग बैठे हुए हैं कि आपके नादरा से लेके डिग्रीज तक आपकी जो है वो फ्रॉडरी डिग्रीज आपकी बन जाती हैं। तो आप ये समझें कि उनके पास आपके सारे रिकॉर्ड्स जो हैं बचपन से लेके बड़े होने तक सारे रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो आप उनके साथ खेल नहीं सकते। अच्छा, यहाँ से तो चलो वीज़ा लग गया किसी ना किसी तरीके से, आगे दूसरा स्टेप होता है इमिग्रेशन का। जाहिर है अमेरिका की इमिग्रेशन है, उसको भी क्रॉस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको वीज़ा मिल गया तो आप अमेरिका में इंटर हो जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। वो मैं किस चीज़ का ख्याल रखना है? वैसे तो मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैं गाइड करता रहता हूँ। लेकिन आप बताएं, एक बंदा विजिट वीज़ा पे जा रहा है, टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा है, उसको किस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो इमिग्रेशन क्रॉस करे? देखें, आपने आपकी इमिग्रेशन तो आप वहाँ पे आ गए, आपने उनको बताना है जिस रीज़न के लिए आपने वीज़ा लिया है कि अगर चलें आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं तो आपने ये बताना है कि मैं उस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए ही जा रहा हूँ। तो आपके पास वहाँ की होटल की बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास वहाँ पे रहने का जो जितने पैसे, जितना आपका स्टे है, अगर 2 हफ्तों का स्टे है और आप $100 लेके जा रहे हैं तो वो यही कहेंगे कि यार ये तो स्लिप होने जा रहा है, इसके पास तो पैसे ही नहीं है। सही। तो करेंसी आपने अपने अपने साथ लेके जानी है, उनको सिर्फ ये फील करवाना है, आपको उनको बताना है। क्योंकि देखें, वो जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो यही उनको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं उनसे, तो आपको साबित ये करना है कि आप झूठ नहीं बोल रहे और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास सारी चीज़ें हैं। अगर आप घूमने भी जा रहे हैं तो आपके पास होटल्स के जो है वो कंफर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि यहाँ से 1 वे टिकट लेंगे और जो रिटर्न टिकट होती है वो फिर वो ये डमी टिकट बनवा देते हैं और ये सोचते हैं कि वो डमी टिकट जो है वो तो रिटर्न टिकट ही है, वो तो शो नहीं होगी वहाँ पे। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करता है तो उनके पास वो एयरलाइन से सारी डिटेल्स उनके पास पहले मौजूद होती है। तो जब वो आपकी रिटर्न फ्लाइट होते हैं वो कहते हैं यार ये तो आपकी टिकट कंफर्म नहीं है, तो वो आपका पहला झूठ वहाँ पे पकड़ लेते हैं। फिर आपका दूसरा झूठ ये हो जाता है कि आपके पास इनफ करेंसी नहीं होती, आपके पास इनफ कॉन्टैक्ट्स नहीं होते वहाँ पे, तो वो यही कहते हैं कि आप
वापस जाएं, हम आपको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास पूरा राइट है आपको डिपोर्ट करने का। सही है। ये नहीं है कि आपने वीज़ा ले लिया तो आप क्लियर हो जाओगे। भाई मैं आपको एक चीज़ इजाफा कर देता हूँ कि आप जा रहे हो विजिट वीज़ा पे, आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, 7 दिन की कॉन्फ्रेंस है, या आप जा रहे हो एज ए टूरिस्ट, 15 दिन का आपका वहाँ पे स्टे है। आपने ये बताया कि मेरा स्टे 15 डेज़ का है। आपके पास होते हैं 4-4 सूटकेस जो भरे हुए होते हैं कपड़ों से। बिल्कुल। उसके अलावा आप लेके जाते हो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, अपने स्टडी आपने की हुई है, आपकी डिग्रीज, सीरीज होती हैं आपकी। जब आपका इमिग्रेशन ऑफिसर ये सारी चीज़ें देखता है तो वो 100% डाउट में आ जाता है कि भाई तू आया 10 दिन के लिए हो और सामान लाए हो 6 महीने का। मैं आपको एक अपना वो बताता हूँ, एक एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था कि हम जब भी पाकिस्तान से वापस जाते हैं, नो मैटर व्हाट आप यूएस सिटीज़न हैं या नहीं है, तो वो आपको जो है ना एक सेकंड थॉट और सेकंड आई से ज़रूर देखते हैं कि यार मतलब आप वहाँ से आ रहे हैं, कोई ना कोई सस्पिशियस थिंग आपके पास होगी या कोई इस तरह का कोई चक्कर होगा। खैर ये सिटीजनशिप से पहले की बातें हैं। तो जब मैं वहाँ पे था और जब सेकंड सिक्योरिटी पॉइंट पे मैं गया तो उन्होंने मुझे रोका, मैं अंदर गया तो वहाँ पे एक रशिया का एक लड़का था और उनको रोक लिया ना। उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों आए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि बस मैं तो विजिट करने आया हूँ, 10 दिन के बाद मैं चला जाऊँगा। तो जब उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया तो वो 15 दिन पहले ही वहाँ से वापस गया था रशिया और 6 महीने रह के। तो हमारे लोग जो हैं, एक ये होता है कि वो एंट्री तो आपको 6 मंथ्स की देते हैं, पर वो 6 मंथ की एंट्री आपको इसलिए नहीं देते कि आप पूरे 6 महीने वहाँ पे रह के और फिर चले जाएं, फिर 10 दिन के बाद आप एंट्री करें तो वो यही समझें कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनके पास पूरी अथॉरिटी है आपका फ़ोन चेक करने की, और उन्होंने उसका फ़ोन चेक किया, उसमें वो बिजनेस कर रहा था, यहाँ पे चीज़ें सेल कर रहा था और उसको अगली फ्लाइट से डिपोर्ट कर दिया। तो चीज़ें ये हैं कि आप जब भी जाएं तो आप, अगर वो आपसे आपका फ़ोन मांगते हैं तो आप उनको रोक नहीं सकते, क्योंकि उनके पास पूरा जो है वो राइट है आपका फ़ोन चेक करने का, आपका लगेज चेक करने का। और आप जो ये जितना कम एंट्री करें, यूएस आएँ, 10-15 दिन आप अगर विजिट वीज़ा पे हैं, 10-15 दिन आप आएँ रहें और फिर वापस चले जाएं। अगर आपको स्टे करना है तो फिर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू करें। लोग वहाँ पे ओवर स्टे हो जाते हैं, उसके बाद फिर असाइलम अप्लाई करते हैं, ये चीज़ें करते हैं, और तो ये चीज़ें हमारे मुल्क के लिए भी ख़राब है और वहाँ के इमिग्रेशन सिस्टम के लिए। असाइलम की वजह से हमारे जो वीज़ा हैं वो रिफ्यूज़ हो रहे हैं और हमें सही नज़रों से नहीं देखा जाता। मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ, वहाँ पे आते हैं और असाइलम करते हैं कि भाई लाइफ को थ्रेट्स हैं, हमारी पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, पाकिस्तान को ख़राब करते हैं। तो ये पाकिस्तान की इमेज जो है वो फिर वहाँ पे भी ख़राब हो रही है, और फिर आप झूठ बोल के जो वीज़ा ले रहे हैं वो आपके किसी काम का नहीं है। वो आगे जाके उनको पता चल जाएगा आपको बेनिफिट्स वैसे भी नहीं मिलने। तो आप सच वाला रास्ता इख्तियार करें। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है इमिग्रेशन का, पर आपके सारे काम हो जाएंगे। मैं खुद एक मिसाल हूँ उसके आगे, मुझे 7-8 साल वहाँ पे हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिटीज़न हूँ। और एक जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू मैं गया हूँ और एक चैनल के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिजनेस वहाँ पे कर रहा हूँ। तो रास्ता आसान है पर लेंदी है। सही। यहाँ से बंदा विजिट वीज़ा पे जाता है तो वहाँ पे भी ऑप्शंस होंगे ना। आप जब वहाँ पे विजिट वीज़ा पे आ जाते हैं और उसके बाद देखें वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। एक बार जब वहाँ पे इंसान पहुँच जाता है ना, तो वो इंसान के इतने राइट्स हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा पे हो चाहे वो वहाँ का सिटीज़न हो, राइट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। आप वहाँ पे अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, आप वहाँ पे जो है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मेरे हिसाब से हमारे जो नौजवान हैं वो देखें, हर किसी ने यहाँ पे ग्रेजुएशन की हुई है, सारी चीज़ें की हुई हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। स्टूडेंट वीज़ा पे इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑनलाइन एडमिशन दे देती हैं, उसके थ्रू आपका वीज़ा लग जाता है। कुछ हज़ार डॉलर्स पे आप जो है वहाँ पे पहुँच सकते हैं और अपनी फैमिली मूव कर सकते हैं। तो खामखा ये जो एजेंट्स हैं इनकी बातों पे ना आए, और ये एजेंट्स जो है अपना धंधा चलाने के लिए आपको हर वो चीज़ बताएंगे जो वहाँ पे नहीं है। सही। तो ये जो सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और फिर हमारे लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पे आगे कहते हैं कि यार अब तो हम यहाँ पे जो है बड़ी तकलीफ, पहले तो पहुँच नहीं सकते, अगर पहुंच भी जाते हैं तो फिर उसके बाद उनकी वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना, वो मैंने वहाँ पे देखा है कि कितना मुश्किल है। जो यूएस का B1 B2 वीज़ा है, विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा जिसको कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ये वीज़ा होता है ज़्यादातर DS-160 फॉर्म की बेस पे। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल करना होता है आपको। उस ऑनलाइन फॉर्म में जितनी इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। वो इन्फॉर्मेशन आप देते हो, उसी की बेस पे आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है। इसके अलावा इंटरव्यू भी होता है। अभी अली से पूछते हैं कि क्या पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर।
हाँ तो अली आप बताएं ज़रा वीज़ा के बारे में। बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं कि जो हम अपना DS-160 फॉर्म जो फिल करते हैं ना, उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल लेजिटिमेट जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है। हमारे पास एक बड़ा मसला ये है कि हम जो है ना अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ बड़ा खेलते हैं। सही। बचपन में एक लिखी हुई होती है, फिर बड़े होते हैं फिर कहते हैं यार नहीं यार ये तो हमारे स्कूलिंग सिस्टम सही नहीं जा रहा, 2 साल पीछे करवा देते हैं। उनके पास आपका सारा सिस्टम है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होगी वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। सही। वो यही समझेंगे कि आप किसी और के बिहाफ अप्लाई कर रहे हैं या कोई भी चीज़ें, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का और अपने नाम का ज़रूर ख्याल करें। अब जैसे मेरा नाम है अली हैदर, तो शुरू में अगर मैंने लिखा होगा HYDER और अब मैं HAIDER लिख रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो फॉर्म फिल करते वक्त ये जो है अपने नाम का, अपनी डेट ऑफ बर्थ का और अपनी डिटेल्स का बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू है वो सारा इंटरव्यू आपका इस फॉर्म के ही बलबूते पे होता है। जो सारे सवाल होते हैं वो सिर्फ आपको इस फॉर्म से ही होते हैं, और हम ये बड़ी गलती कर देते हैं कि इन्फॉर्मेशन हम जो डालते हैं फॉर्म में वो किसी और से फिल करवाएंगे। सही। हम कभी एजेंट को पकड़ लेंगे, किसी दोस्त को पकड़ लेंगे कि यार हम हमारा फॉर्म फिल कर दो, तो उससे ये होता है कि आपको जब अपनी ही इन्फॉर्मेशन पता नहीं होगी तो वो आपको कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको वीज़ा दें। सही। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में कुछ क्या टिप्स देना चाहेंगे? इंटरव्यू का ये है कि बिल्कुल आप बेसिक रखें, बिल्कुल सिंपल रखें। जितना आपसे वो सवाल कर रहे हैं आपने सिर्फ उसका जवाब देना है, क्योंकि आप अगर बातें बढ़ा चढ़ा कर और आप ये एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाएंगे तो वो यही समझेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप जो है वो बातें छुपा रहे हैं। तो जितना सिंपल रखेंगे, जितना कॉम्पैक्ट रखेंगे, जितना आपसे सवाल पूछा जा रहा है आप सिर्फ उतना ही जवाब दें, इससे ज़्यादा आपको नहीं बोलना। और जिस चीज़ का वो आपसे सवाल कर रहे हैं आप उसी चीज़ का जवाब दें, उसके साथ आपने 3-4 चीज़ें और नहीं मिलानी। वैसे तो नॉर्मली आपका DS-160 फॉर्म है, उस पर डिसीजन हो चुका होता बिल्कुल। है। इंटरव्यू अगर आपको वीज़ा नहीं देना होता, आपसे 1 सवाल 2 सवाल पूछ के आपको फारिग कर देते। देते। देना होता है तब भी आपसे 2 से 3 सवाल पूछ के आपको फारिग कर देते हैं, तो वो आपका पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। DS-160 फॉर्म में आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो करेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सच पे मुबनी होनी चाहिए। सच नहीं लिखेंगे, झूठ लिखेंगे, बड़ा चढ़ा के लिखेंगे, उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अभी हमने चंद चीज़ें आपके साथ क्लियर की हैं। आगे की जो बातें हैं, जैसे कि वहाँ पे बिज़नेस वगैरह है किस तरीके से होता है, या वहाँ पे इमिग्रेशन कैसे ली जा सकती है लीगल वे में और प्रॉपर वे में, वो भी हम आपको बताएंगे आगे आइंदा आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। अभी हम अली भाई से बोलेंगे कि अपना चैनल भी बनाएं। जी बिल्कुल, चैनल बना के अमेरिका की जो गाइडलाइंस हैं जी लोगों को दें, अमेरिका दिखाएं लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके से चलता है, वो सारा कुछ जो है वो अली भाई को हम कहेंगे कि वो ज़रूर करें। तो अभी हम जो है ना चाय वाय पीते फिर निकलते हैं, तो आगे हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि वीज़ा किस तरीके से अप्लाई होता है, फिर आगे बताएंगे कि वहाँ जाके आपने क्या करना है, किस तरीके से इमिग्रेशन को फेस करना है। तो सारी चीज़ें एक कंटिन्यूसली एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, उसमें हम आपको बताएंगे, और मज़ीद अली भाई की जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।